अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ये इश्क पार्ट 19। दानी सांस खारिज करती सिंगार में इसके सामने आ गई। शर्ट हटाकर उस एक को देखने लगी जिसे उसने बेहद इश्तियाक से बनवाया था, ये सोचे बिना कि ये हराम है। काश मैं इसे ख़त्म करवा सकूँ। दानी बोलती हुई शूज़ पहनने लगी। दानी नीचे आई तो आहिल फ़ोन कान से लगाए खड़ा था। आना और स्मिथ भी वहीं खड़े थे। दानी जबरन मुस्कुराकर ऐना से मिली, फिर स्मिथ का शुक्रिया अदा करके आहिल को देखने लगी। हाँ चलो। आहिल दानी को इशारा करता स्मिथ को देखने लगा। स्मिथ भी इनके साथ बाहर निकल आया। थैंक यू सो मच स्मिथ, आहिल एयरपोर्ट पर स्मिथ के गले लगता हुआ बोला। ज़रूरत नहीं, हम भी पाकिस्तान आएंगे, फिर तुम मेज़बानी करना, स्मिथ हल्के फुल्के अंदाज में बोला। ज़रूर आना, मुझे इंतज़ार रहेगा, आहिल मुस्कुरा कर बोला। आंखों पर गॉगल्स लगाता हाथ हिलाए आहिल दानी के हमराह अंदर चल दिया। तमाम सफ़र खामोशी की नज़र हुआ। एयरपोर्ट पर रफ़ीक गार्ड्स के हमराह खड़ा था। वही सरजमीन और फिर से वही रूटीन। मीडिया भी मौजूद था, लेकिन रफ़ीक ने उन्हें आहिल से दूर रखा और रास्ता बनाता दोनों को गाड़ी में बिठा दिया। ये मीडिया न्यूज़ बनाने के लिए हमेशा बेताब रहता है। दानी सुरमई आंखों को गॉगल्स में छुपाए बाहर देखती हुई बोली, इनका काम है। आहिल फ़ोन पर मसरूफ़ था। दानी ने सीट की पुश्त से सर लगा दिया और आंखें मूंद ली। दानी तुम जाकर आराम करो, मुझे कुछ काम है, आहिल लाउंज में खड़ा दानी को कहने लगा। तुमने भी तो सफ़र किया है, तुम आराम नहीं करोगे क्या? दानी हैरत से पूछी। नहीं, मुझे कुछ काम है, बाद में कर लूँगा आराम, आहिल कहता हुआ चल दिया। दानी नफ़ी में सर हिलाती जीने चढ़ने लगी। सर उमेर की तरफ। रफ़ीक इसके अक़ब से नमूदार होता हुआ बोला, हाँ मैंने सोचा पहले इससे मिल लूँ, फिर बाकी सब। और हाँ रफ़ीक, ज़रा मालूम करना टैटू ख़त्म करवाने के ट्रीटमेंट के मुतालिक। जी सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। रफ़ीक गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। आहिल कोट का बटन बंद करता अंदर बैठ गया। आहिल जब भी उमेर से मिलने जाता, कोई गार्ड उसके हमरा ना होता सिवाय रफ़ीक के। आहिल चेहरे पर रुमाल बांध गाड़ी से निकला और चलने लगा। यहाँ ज़्यादा रिहायशी ना थी, सो वो आसानी से आ जा सकता था। दरवाज़ा उमेर ने ही खोला। बाबा, वो खुशी से चहका। मेरा बेटा, आहिल इसे गोद में उठाकर चेहरे पर बोसा देता हुआ बोला। बाबा, मैं इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था, वो नाराज़ से बोला। बाबा काम से गए थे ना, आहिल उसकी पेशानी पर बोसा देता हुआ कहने लगा। अब कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? आहिल चलता हुआ अंदर आ गया। अभी भी कड़वी कड़वी गंदी सी दवाई खिलाती है मामा, वो नाक चढ़ाता हुआ बोला। आइंदा आपने मामा की हर बात माननी है, देखे वरना फिर से बीमार पड़ जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाते हुए कोई नखरे नहीं करना, आहिल सख्ती से ताकीद करता हुआ बोला। अच्छा बाबा, आप आते ही डांटने लग गए, वो रोने वाली शक्ल बनाता हुआ बोला। बाबा आपके लिए गिफ्ट्स लाए हैं, आहिल रफ़ीक को देखता हुआ बोला। सच्ची मुच्ची, आहिल उसी के अंदाज में बोला। फिर रफ़ीक से बैग्स लेकर टेबल पर रख दिए। बाबा मैं मामा के साथ खोलूँगा, वो वापस आहिल की गोद में बैठता हुआ कहने लगा। ठीक है, आप मामा के साथ देख लेना। आहिल घंटा भर इसके साथ खेलता और बातें करता रहा। अब बाबा जाएं, आहिल खड़ा होता हुआ बोला। आप बहुत लेट आते हैं, वो उदासी से बोला। ओके, नेक्स्ट टाइम जल्दी आऊँगा, प्रॉमिस, वो हाथ आगे करता हुआ बोला। बाबा कह रहे हैं ना, तो ज़रूर आएंगे, आहिल इसके चेहरे पर बोसा देता हुआ कहने लगा। ओके, वो सर हिलाता हुआ खड़ा हो गया। उमेर मामा को बता देना कि बाबा आए थे, आहिल कहकर बाहर निकल गया। उमेर इश्तियाक से चीज़ों को देखने लगा, फिर कमरे की जानिब चलने लगा। मामा, वो दरवाज़ा खोलकर वसत में खड़ा था। जी मेरी जान, बाबा आए थे और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं, आइए हम दोनों खोलें। आहिल आया था, वो ज़ेरे लब दोहराती हुई खड़ी हो गई। मुझसे फिर मिलकर नहीं गया, वो अफसोस से बोलती उमेर के पास आ गई और गोद में उठाया और चलने लगी। क्या कह रहे थे बाबा? वो बोलती हुई चल रही थी। उमेर नॉन स्टॉप शुरू हो गया। वो माँ से ज़्यादा बाप की सुनता और मानता था। दूसरी तरफ आनम को कहा था तुमने? आहिल की नज़रें हुनूस मोबाइल पर थी। जी सर, वो पहुंच चुकी होगी, रफ़ीक टाइम देखता हुआ बोला। गुड, आहिल इस बात में सर हिलाता हुआ कहने लगा। कुछ ही देर में आहिल उसी जगह पर मौजूद था जहां वो हमेशा आनम से मुलाकात करता। आनम पहले से लाकर और बीमार दिखाई दे रही थी, चेहरा बुझा हुआ था, कर्ब और उदासी नुमाया थी।
आहिल अफसोस से उसे देखता हुआ बैठा था। खैरियत, मुझे बुलाया तुमने? आनम सपाट अंदाज में बोली। रहीम का सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम यहाँ नहीं थे आहिल, लेकिन अब आ गए हो तो कम से कम उसके घर वालों की हिफाजत कर लेना। आनम बाएं जानिब अंधेरे को घूरती हुई बोल रही थी। आनम, अगर मैं यहाँ होता तो शायद रहीम की मौत ऐसे ना होती, लेकिन मैं उसे मौत से बचा नहीं सकता था, क्योंकि मौत अटल है। मौत का वक्त तय है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता है। ये हो सकता था कि उसकी मौत जिस हादसे में हुई उसकी बजाय कोई और बहाना बन जाता, लेकिन आनम, मैं या तुम कोई भी उसे बचा नहीं सकते थे। आहिल दुख से बोल रहा था। ठीक कह रहे हो तुम, रफ़ीक बता रहा था। ये हादसा नहीं है। आनम सीधी होकर बैठ गई। हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है एक, आहिल ने कहकर रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। जी सर, रहीम का काम हो गया है। ये आसिम की आवाज़ थी। आनम बखूबी पहचान गई। अच्छी बात है, और ख्याल रहे मुझ पर शक नहीं आना चाहिए। ज़ुबैर की आवाज़ आनम कैसे ना पहचानती। सर, आप बेफिक्र रहे। अव्वल तो आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, दूसरा इसे एक हादसे की शक्ल दे दी गई है जिसका चाह कर भी कोई सुराग नहीं मिल सकता। आनम की आंखें छलक पड़ी। आहिल ने फ़ोन वापस जेब में डाल लिया। तुम्हें कहाँ से मिली है? कॉल ट्रेस करवा रहे थे हम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सके। आसिम को शक हो गया, सो बंद करना पड़ी। आहिल अफसोस से बोला। अब तुम क्या चाहते हो? आनम मुद्दे पर आई। तुम क्या चाहती हो? आहिल आगे होकर बोला। आनम इसके ऐन मुकाबिल सोफे पर बैठी थी। मैं कुछ भी नहीं चाहती आहिल, रहीम की मौत ने मुझे ख़त्म कर दिया है। हाँ, अगर तुम्हें मदद दरकार है तो कर सकती हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती। आनम का लहजा टूटा हुआ था। आहिल को उसकी हालत पर तरस भी आ रहा था और अफसोस भी हो रहा था, लेकिन उसने इससे ज़्यादा बड़े दुख देखा था, इसलिए पत्थर बना हुआ था। फिर तुम ऐसा करो, ज़ुबैर के लैपटॉप तक रसाई हासिल करो। कोई सबूत या कुछ भी तुम्हारे हाथ लगे तो मुझे दे देना। लेकिन कैसा सबूत? आनम उलझकर उसे देखने लगी। कोई ऐसी गैर मामूली बात जो तुम्हें ठटकने पर मजबूर कर दे, वही मेरे काम की होगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, आनम कहती हुई खड़ी हो गई। और कुछ? आनम आहिल पर एक नज़र डालती हुई बोली। नहीं, बस यही, और रहीम के घर वालों की फ़िक्र मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। ठीक है, आनम कहती हुई बाहर निकल आई। रात के साए गहरे हो रहे थे। रफ़ीक, घर चलो अब, बाकी काम कल देख लेंगे। आहिल ब्लूटूथ कान से उतारता हुआ बोला। ड्राइवर ने गाड़ी घर की जानिब मोड़ ली। दानी 2 बार सोकर उठ चुकी थी, लेकिन आहिल वापस नहीं आया था। यहाँ आते ही गायब, दानी खुफगी से बोली और बोलती हुई चक्कर लगा रही थी। आहिल कमरे में आया तो दानी का नाराज़ सा चेहरा दिखाई दिया। आहिल सर खुजाता दानी की जानिब बढ़ने लगा, जो सीने पर बाजू बांधे उसे घूर रही थी। ओके, आई एम सॉरी, ज़्यादा देर हो गई। आहिल उसे बोलने का मौका दिए बगैर वजाहत देने लगा। अभी भी नहीं आना था, दानी उसे गुस्से से कहने लगी। कहती हो तो चला जाता हूँ वापस, अभी भी कुछ काम रहते हैं। आहिल मासूमियत से बोला। इतने तुम शरीफ हयात? दानी तिनक कर बोली। ये बताओ, खाना खाकर आए हो? दानी पेशानी पर बल डाले बोल रही थी। वैसे खाकर तो नहीं आया, मालूम था मुझे। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। तुम्हें कितनी बार बोला है मेरा इंतज़ार मत किया करो? मैंने भी तुम्हें बहुत बार बोला है, मुझे आदत हो गई है। अब मज़ीद टाइम वेस्ट ना करो। दानी असर लिए बिना बोली। आहिल नफ़ी में सर हिलाता कपड़े देखने लगा जो दानी ने निकाले थे। धीमी सी मुस्कुराहट के चेहरे पर अहाता कर लिया। दानी, सुबह रेडी रहना, यूनिवर्सिटी जाना है। तुम बहुत हर्ज हो गया है तुम्हारा। आहिल फिक्रमंदी से बोला। अच्छा ये बताओ, डैड को मालूम हो गया था क्या मैं जब वहाँ से भागी? हाँ, वो अशहद पाकिस्तान आ गया था 3 रोज़ पहले, उसने आगाह कर दिया होगा। वो इतने दिन ऑस्ट्रेलिया में रहा। हाँ, वो कौन सा गरीब बाप की औलाद है, वैसे भी सोच रहा होगा किस मुँह से वापस जाए। आहिल हाथ साफ करता हुआ बोला। फिर डैड कुछ करेंगे? दानी मोहतात अंदाज में बोली। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? कुछ नहीं कर सकते अब वो तुम्हें। खुद तो मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में नहीं रह सकता, इसलिए गार्ड्स वहाँ तुम्हारे साथ रहेगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। आहिल, मैं तुम्हारी मॉम का कमरा देख सकती हूँ ना? दानी इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखने लगी। हाँ, देख सकती हो, कोई मसला नहीं। आहिल मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। दानी इसके डिम्पल को देखती खड़ी हो गई। तुम तो फ्रेश लग रही हो। आहिल उसे अपने साथ चलते देखकर बोला। हाँ, मैं पूरा दिन सोती रही।
बस फिर अब बैठकर स्टडी करना सारी रात। आहिल इसके बाल बिखेरता हुआ बोला, ये जब चेहरे पर आते हैं ना तब भी तुम्हें ही मुसीबत पड़ती है। दानी तनक कर बोली, ठीक करने के लिए भी तो मैं ही हूँ। आहिल मुस्कुराता हुआ कहने लगा। दानी मुंह बसोरती आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। डैड, मेरी तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है। आनम जुबेर को लैपटॉप खोले देख कर बोली। जुबेर लैपटॉप साइड करते आनम को देखने लगी। तुम मेडिसिन ले रही हो? नहीं डैड, आनम उदासी से बोली। बहुत बुरी बात है आनम, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। जुबेर के फ़ोन की रिंगटोन ने उन्हें खामोश करवा दिया। डॉक्टर कदसिया का नाम देखकर वो झुंझलाकर आनम को देखने लगी, फिर माजरत करते हुए बाहर निकल गए। आनम ने लैपटॉप अपने सामने किया और हिडन फाइल्स देखने लगी। जहाँ कुछ वीडियोस पड़ी थी, देखने का वक्त नहीं था। आनम ने बिना सोचे फ्लैश लगाई और कॉपी करने लगी। वो खड़ी हुई और चलती हुई दरवाजे में आ गई, लेकिन जुबेर अभी बात कर रहा था। बस जल्दी जल्दी कॉपी हो जाए, आनम हाथ मसलती हुई बोली। आनम ने फोल्डर बंद किया और फ्लैश उतारने लगी। जुबेर फ़ोन बंद किए कमरे में दाखिल हुए तो आनम सर झुकाए बैठी थी। आनम, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैं कल तुम्हें डॉक्टर के पास खुद लेकर चलूँगा। वो आनम के सर पर हाथ रखते हुए बोले, ठीक है डैड। आनम कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जुबेर ने ये देखे बिना उसने मेल्स खोल रखी थी और अब डेस्कटॉप खुला था, लैपटॉप बंद कर दिया। आनम ने आहिल को कॉल मिलाने लगी। बेल जा रही थी, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था। कुछ सोचकर वो रफ़ीक का नंबर डायल करने लगी। रफ़ीक सुनो, मेरे पास एक फ़्लैश है जिसमें मैंने डैड के लैपटॉप से कुछ डेटा कॉपी किया है, इसे आहिल तक पहुंचाना है। आनम ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। ठीक है, आप खुद मुझे दे, मैं सर को दे दूँगा। मुझे अपनी डॉक्टर के पास जाना है, तुम हॉस्पिटल आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें दे दूँगी। आनम कुछ देर सोचकर बोली, ठीक है मैडम, मैं आ जाऊँगा। आनम ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इस फ्लैश में क्या था आनम ने जानने की सही नहीं की, ना ही इसके लिए अहम था। जो अहम था वो रहा नहीं था। आनम फ्लैश अपने बैग में रखती लिहाफ ओढ़कर लेट गई। डॉक्टर कदसिया, मेरी गैर मौजूदगी में आपने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। आहिल टांग पे टांग चढ़ाए आरामदा अंदाज में बैठा था। बिजनेस में ऐसा करना पड़ता है, एक की गैर मौजूदगी में दूसरा ही हैंडल करता कोई मसला नहीं, लेकिन अब तो काम स्लो हो गया है क्योंकि गर्मी शुरू हो रही है। आहिल मोबाइल हाथ में घुमाता हुआ बोला, हाँ, लेकिन हम विंटर के लिए पहले से स्टॉक तैयार करना शुरू कर देते हैं। एक कंपनी की जानिब से तो ऑर्डर भी आया हुआ है, काफ़ी बड़ा है। चले, आप फिक्र नहीं करें, मैं फैक्ट्री का एक चक्कर लगा लूँगा। वैसे लास्ट पेमेंट कितनी आई? मामा मेरी बात सुने। आयज़ा बिना नॉक किए अंदर आती ही बोली। आयज़ा, ये कौन सा तरीका है? डॉक्टर कदसिया बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली। आयज़ा की नज़र आहिल से टकराई जो मुस्कुरा रहा था। उसने कई बार आहिल को देखा था टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, लेकिन मिलने का इत्तेफाक पहली बार हुआ। हेलो मिस्टर आहिल हयात, आयज़ा मुस्कुरा कर बोली। हेलो, कैसी है आप? आहिल ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा। आयज़ा इसके डिंपल पर खुद को हारता महसूस कर रही थी। दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश जागी कि इस जालिम गड्ढे को छू कर देख ले, लेकिन ये मुनासिब वक्त और मुनासिब मौका नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, सुना है घूमने गए हुए थे। आयज़ा डॉक्टर कदसिया के पहलू में बैठ गई। जी, बस वाइफ को भी टाइम देना पड़ता है, आहिल शाने उचकाता हुआ बोला। आयज़ा की नज़रों का मफ़हूम बखूबी समझ रहा था। आयज़ा, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, क्या आपको कोई काम है? डॉक्टर कदसिया को आयज़ा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब्त करके बोली, मामा मेरी बर्थडे आप हमेशा की तरह भूल गई, लेकिन अभी 12 नहीं बजे, मैं फ्री होकर बात करती हूँ आपसे। डॉक्टर कदसिया उसका मुंह थपथपाती हुई बोली, जिसका मतलब था वो यहाँ से चली जाए। आयज़ा मुंह बनाती खड़ी हो गई। हैव अ नाइस डे। आयज़ा आहिल को देखकर बोली। आहिल मुस्कुरा कर अज़बात में सर हिलाने लगा। हाय जालिम का डिंपल। आयज़ा आह भरती निकल गई। आयज़ा के निकलते ही रफ़ीक की कॉल आने लगी। एक्सक्यूज़ मी, आहिल कहता हुआ साइड पर आ गया। हाँ रफ़ीक बोलो। सर, आपके लिए एक फ़्लैश ड्राइव दी है आनम मैडम ने। ओह ज़बरदस्त, तुम ऐसा करो, घर पहुंचो, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। आहिल के लब मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर कदसिया, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ काम आ गया है, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। आहिल वापस आता हुआ बोला, चले कोई बात नहीं, आप फैक्ट्री का चक्कर लगा कर देख लेना, सब चीज़ें ठीक चल रही है ना? वो मुस्कुरा कर बोली, जी ज़रूर। आहिल मसाफ़हा करता
निकल गया। आहिल ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा, नज़र दानी से टकराई। आहिल पेशानी पर बल डाले चलने लगा। तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते आहिल, दानी खफा खफा सी बोली। जैसे कि, आहिल चलता हुआ बोला, जैसे कि तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया अपने प्लान के मुतालिक। दानी अभी इसी पर काम कर रहे हैं, हम कुछ हाथ लगी तो तुम्हें भी बताऊंगा। आहिल ने इसे कायल करना चाहा। तुम मुझे हमेशा लाइल्म रखते हो, दानी कहकर तेजी से आगे निकल गई और जीने चढ़ने लगी। आहिल सांस खारिज करता उसे देखने लगा। अच्छा बात सुनो दानी, आहिल चिल्लाया। दानी अनसुनी अनसुनी करती चली गई। आहिल कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया जहां रफ़ीक उसका मुंतज़िर था। अपनी नशिस्त संभाल कर दानी को कॉल करने लगा। एक मिनट में तुम मुझे यहाँ नज़र आओ वरना मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दानी तीर की तरह सीधी होकर आ गई। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल, आहिल इससे अपने साथ वाली नशिस्त पर बैठते देखकर बोला। दानी के चेहरे पर खुफगी थी। लाओ दो रफ़ीक, आहिल लैपटॉप खोलकर बोला। रफ़ीक ने फ्लैश आहिल को थमा दी। तुमने चेक की है? आहिल ऑन करता हुआ बोला। नहीं सर। आहिल इस बात में सर हिलाता स्क्रीन को देख रहा था। दानी आहिल को देखने लगी जो टांग पे टांग चढ़ाए चेयर को आहिस्ता से हिला रहा था। कहाँ से आई है ये फ्लैश? दानी तजस्सुस से पूछी। आहिल ने रफ़ीक को हाथ से इशारा किया और ख़ुद लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। मैम ये आनम मैडम ने दी है, ज़ुबैर के लैपटॉप से कुछ फाइल्स कॉपी की है उन्होंने। दानी ज़ेरे लब दोहराती आहिल को देखने लगी। दानी अब टिपिकल बीवियों की तरह शक व शबहात में मत पड़ जाना। आहिल दानी की नज़रें खुद पर महसूस करता हुआ बोला। अलबत्ता आहिल की नज़रें स्क्रीन पर थी। दानी संभल कर दूसरी जानिब देखने लगी। आहिल ने वीडियो प्ले कर दी। वीडियो सामने प्रोजेक्टर पर चल रही थी। दानी चेहरा मोड़े प्रोजेक्टर को देखने लगी। तीनों नफ्सों की नज़रें प्रोजेक्टर पर थी। बहुत अच्छा ज़ुबैर, तुम इस मनहूस को ले आए। ये डॉक्टर कदसिया की आवाज़ थी। अभी स्क्रीन पर सिर्फ ज़ुबैर दिखाई दे रहा था। डॉक्टर कदसिया दुरदुन को बालों से पकड़े आगे आई। अदन के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। आहिल ने कर्ब से आंखें मींच ली। दो मोती टूटकर आहिल के रुखसार पर आ गए। दानी रंज के आलम में देख रही थी। छोड़ो मुझे, अदन मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन डॉक्टर कदसिया की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अगले लम्हे डॉक्टर कदसिया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अदन के नाजुक रुखसार पर मारा। वो तकलीफ़ से कर्रा उठी। अश्क टूटकर आहिल के रुखसार को भिगो रहे थे। दानी हाथ की पुश्त से चेहरा साफ करने लगी। रफ़ीक इन दोनों से ज़्यादा मजबूत था, अलबत्ता चेहरा दुख का इजहार कर रहा था। दानी ने चेहरा मोड़कर आहिल को देखा जो ज़ब्त की इंतहा पर था। दानी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। आहिल ने सिर्फ एक नज़र दानी पर डाली। एक के बाद दीगर डॉक्टर कदसिया अदन के चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार करने लगी, यहाँ तक कि अदन नीचे गिर गई। अदन बेहाल हो चुकी थी, चेहरे पर नील पड़ चुके थे, नाक और होठ से खून बह रहा था। तकलीफ़ हद से सिवा थी और अदन का चेहरा बखूबी अया कर रहा था इस अजियत को। आहिल का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। अपनी माँ को इस हाल में देखना मरने के मतरादिफ था। आहिल किस हौसले से वहाँ बैठा था ये कोई उससे पूछता। डॉक्टर कदसिया अदन की जानिब बढ़ी तो ज़ुबैर बीच में आ गया। बस करे, मर जाएगी बेचारी, अभी तो मेरी रातें भी रोशन करनी है इसने, अब तो बख्श दें, ये ना हो मेरा मज़ा ख़राब हो जाए। डॉक्टर कदसिया हंकारा भरती हुई पीछे हट गई। ये औकात है तुम्हारी दुरदन, वो कदौरत से कहती बाहर निकल गई। अदन आंसू बहाती अपनी तकलीफ़ पर कराहने लगी। आवाज़ें बंद हो चुकी थी, स्क्रीन सियाह हो चुकी थी। दो वीडियोज़ मज़ीद थी, लेकिन आहिल समझ चुका था इनमें भी ऐसा ही कुछ होगा और इतनी सख्त इसमें बाकी ना रही थी कि मज़ीद देख सकता। आहिल ने थके थके अंदाज में लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। सर मैं जाऊं? रफ़ीक खड़ा होता हुआ बोला। आहिल ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। आहिल के आंसू दानी को तकलीफ़ दे रहे थे। दानी ने रुख इसकी जानिब मोड़ा और हाथ बढ़ाकर आहिल के रुखसार से आंसू चुन लिए, लेकिन चंद सातों बईद आहिल का चेहरा फिर से तर हो चुका था। दानी खुद भी रो रही थी। आहिल प्लीज़ हिम्मत करो, दानी इसके हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली। आहिल ने दानी के हाथों से अपने हाथ निकाले, कोहनियाँ टेबल पर रखी और सर हाथों में गिरा लिया। मॉम किस हाल में थी और मैं उनसे नाराज़ हो गया था। कैसा बेटा हूँ मैं दानी, कैसा बेटा हूँ, आहिल सिसकता हुआ बोल रहा था। मॉम मुझसे नाराज़ होंगी, उनका बेटा बहुत बुरा है, उनकी तकलीफ़, उनके ज़ख्मों को नहीं समझ सका, आहिल हज़ियानी अंदाज में बोल रहा था। नहीं आहिल, तुम बुरे नहीं हो, तुम बदला लोगे अपने मॉम डैड का, वो तुमसे नाराज़ नहीं हो सकते। दानी व मुश्किल ख़ुद को मज़ीद रोने से बाज रखती हुई बोली।
आहिल खामोश आंसू बहाने लगा। कर्ब ही कर्ब था, एक इज़्तिराब जिससे वो गुज़िश्ता 10 सालों से भागता आ रहा था, आज फिर से इसे अपनी लपेट में ले रहा था। आहिल, तुम इसे अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारा जुनून, जिस तरह तुमने मुझे ज़ेर किया वैसे ही तुम बदला लो सबसे। तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। दानी अश्क बहाती बोल रही थी। तुम ठीक कह रही हो, अब इन्हें रुलाने की बारी है। आहिल, हयात इन्हें खून के आंसू रुलाएगा। आहिल चेहरा रगड़ता हुआ बोला। आंखों में शोले भड़क रहे थे। आहिल दानी पर नज़र डाले बगैर उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। दानी समझ गई थी वो बॉक्सिंग रूम में हो गया होगा। चेहरा साफ करती आहिल का लैपटॉप और फ्लैश उठाए वो कमरे की जानिब बढ़ गई। आहिल की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त थी दानी के लिए। मेरे लिए ये सब इतना मुश्किल है तो आहिल पर क्या गुजर रही होगी। दानी कमरे में आ गई। एहतियात से लैपटॉप और फ्लैश कबर्ड में रख दी। वॉशरूम में जाकर चेहरे पर छींटे मारे और तौलिया पकड़े बाहर निकल आई। ज़ुबैर और कदसिया, तुम दोनों को नहीं बख्शूंगा मैं। मेरी मॉम को तकलीफ़ दी तुम्हें। किसने हक दिया इनके साथ ऐसा सलूक करने का, रवाद रखने का। आहिल बिना दस्ताने पहने बॉक्सिंग कर रहा था। हाथ सुर्ख हो रहे थे लेकिन उसके तैश में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। हर गुज़रता पल अदन की तकलीफ़ याद कर रहा था। मॉम, माफ़ कर देना मुझे, पता नहीं कैसे उस दिन आपको सब बोल दिया। आपका आहिल थोड़ा सा पागल है, इसीलिए वो सब कह दिया। लेकिन आप तो जानती है ना मुझे, बस मुझसे नाराज़ मत होना। आप पर हुए सितम का बदला आपका बेटा ज़रूर लेगा। आहिल बोलता हुआ ज़मीन पर बैठ गया, दीवार के साथ पुश्त लगाए, चेहरा घुटनों में गिराए। आहिल फिर से रोने लगा था। मर्द चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अपनों की तकलीफ़ रुला ही देती है। दानी आईने के सामने खड़ी बाल ब्रश करने लगी, फिर पोनी उठाकर बाल बांधे और कमरे से बाहर निकल आई। वो आहिल की मुंतज़िर थी लेकिन आहिल बाहर नहीं आया। कुछ सोच कर दानी बॉक्सिंग रूम की जानिब चल पड़ी। नीम तारीकी में उसे आहिल दिखाई दिया, दीवार के साथ टेक लगाए। दानी को इस पर तरस आने लगा। आंखें रगड़ती वो आहिल की जानिब चलने लगी। आहिल आहट सुन चुका था लेकिन सर नहीं उठाया। वो दानी की खुशबू से वाकिफ़ था। आहिल, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? दानी उसके सामने घुटनों के बल बैठती हुई बोली। आहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिल, मुझसे भी बात नहीं करोगे क्या? दानी इसके सियाह नर्म मुलायम बालों में हाथ फेर रही थी। आहिल ने अब भी ज़बान नहीं खोली। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं चली जाती हूँ। दानी उसके बालों से हाथ निकालती हुई बोली। उससे पहले कि दानी खड़ी होती, आहिल ने उसकी कलाई थाम ली। दानी नम आंखों से मुस्कुराने लगी। आहिल ने चेहरा उठाया तो दानी खौफजदा हो गई। आहिल की अंगारा बनी आंखें दानी को खौफ में मुब्तला कर रही थी। प्लीज़ आहिल, खुद को ठीक करो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। दानी इसकी पेशानी पर मुंतशिर बालों को पीछे करती हुई बोली। मैं ठीक हूँ दानी, आहिल बमुश्किल बोल पाया। ऐसे ठीक होते हैं क्या? फिर कैसे होते हैं? मुझे मेरा जाहिल हयात चाहिए, ये वाला आहिल हयात नहीं। दानी इसके हाथों पर अपने हाथ रखती हुई बोली। मिल जाएगा और कुछ, और अभी मेरे साथ चलो और खाना खाओ। दानी फिक्रमंदी से बोली। तुम्हें भूख लगी है या मेरा ख्याल कर रही हो? आहिल खड़ा होता हुआ बोला। जो मर्जी समझ लो, काम तो दोनों का होगा ना। दानी इसके साथ चलती हुई बोली। आहिल धीरे से मुस्कुराने लगा। तुम चेंज कर लो, मैं यही हूँ। दानी सीढ़ियों के पास खड़ी होती हुई बोली। आहिल इस बात में सर हिलाता हुआ चल गया। शुक्र है तुम सेट हुए, वरना मैं तो कभी संभाल ना सकती तुम्हें। दानी सांस खारिज करती हुई कहने लगी। मैम, सर कहाँ है? रफ़ीक दानी को देखकर बोला। कमरे में है, अभी आ जाएंगे। जी ठीक है, सर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का याद करवाना था, मैं दोबारा आ जाऊँगा, रफ़ीक कहकर चल दिया। आहिल, रफ़ीक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोल रहा था। दानी चेयर पर बैठती बोली। हाँ, बस खाना खाकर निकलता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मुझे कपड़े लेने थे। घर में आ जाएंगे, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। आजकल सियासी गहमा गहमी है। ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। भूख लगे तो खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। आहिल इसका मुंह थपथपाता हुआ चला गया। दानी उसे जाता देखने लगी। सर, आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन सब लाइल्म थे इस बात से पर्दा उठाएंगे। खराबी सेहत के बास मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। यही वजह है जिसके बाद सबको लाइल्म रखा गया, क्योंकि हमारा मीडिया बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। सो मैंने यही मुनासिब समझा। और सर, आपका इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला आवाम को रंजीदा कर गया, इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्शन भी सेहत की वजह से नहीं लड़ रहा। डॉक्टर का कहना था कि मैं पहले मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाऊँ, उसके बाद अपनी रूटीन में वापस आऊँ।
क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसका मतलब आप आइंदा इलेक्शन में खड़े होंगे? अपनी सेहत के बास इस बार आपने इनकार कर दिया या फिर कोई और राज पोशीदा है इसमें? जी, मैं इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लूँगा। वजह आपको बता चुका हूँ, मज़ीद वजाहत देने का रवादात नहीं। शुक्रिया, अहिल कहकर रफ़ीक को देखने लगा। रफ़ीक माइक्स हटाता रास्ता बनाने लगा। रफ़ीक, इनके अड्डे की खबर मिली या नहीं? अहिल मगरूर चाल चलता हुआ बोला। नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन आज एक लड़की अगवा हुई है और अजीब बात तो ये है कि वो पिछले कुछ अरसे से डॉक्टर कदसिया के क्लिनिक जा रही थी। बस फिर सब कुछ साफ है, ये यकीनन ज़ुबैर और कदसिया का ही काम है। जितना जल्दी हो सके उनके अड्डे का मालूम करो और हाँ, मेरी आयज़ा के साथ मीटिंग रखो। आहिल कहता हुआ गाड़ी में बैठ गया। रफ़ीक नंबर मिला था, फ्रंट सीट पर बैठ गया। आहिल बुलेट प्रूफ गाड़ी में था। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियों की कतार थी। ज़ुबैर, अभी रहने देते हैं उस लड़की को, डॉक्टर कदसिया मुंह बनाती हुई बोली। क्यों, अब क्या मसला है? पहले तो मुझे सुनाती रहती थी, अब काम करवा दिया तो रहने देते हैं? ज़ुबैर उकता कर बोला। तुम्हें बताया तो था, पुलिस चौकन्ना हुई पड़ी है, पहले वाली लड़कियों को नहीं भेज सकी अभी तक। मैं अब इसको भी संभालूं? फिर ऐसे इन पर इज्जत के भूत सवार होते हैं कि नाक में दम कर देती हैं। आगे से पार्टी की डिमांड भी ऐसी लड़की की होती है जिसे किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। वो तेज़ तेज़ बोलती हुई कुर्सी पर बैठ गई। जहाँ बाकी सबको खामोश किया है, इसको भी कर लेंगे, आप फिक्र क्यों करती है? बस सौदा करें, पुलिस को भी मैं देख लूँगा, इतने ताल्लुकात तो है मेरे। ज़ुबैर पुरसोच दिखाई दे रहा था। हाँ, तुम पर एतबार कर लूँ और बाद में मालूम हुआ चाल उल्टी पड़ जाए। वो हंकारा भरती हुई बोली। बस आपको यकीन नहीं मुझ पर? दुर्दुन वाले मामले में किसको मालूम हुआ था क्या? किसी को मालूम हुआ था क्या? इस मनहूस का नाम तो ना ही लो तुम, डॉक्टर कदसिया हकारत से बोली। अभी फ़िलहाल ऐसा करें, इन सबको यहीं पर रखे, सौदा कर दे, लेकिन जैसे ही मौका मिले श्रीलंका भेज देना। हाँ, अब ऐसा ही करूँगी, डॉक्टर कदसिया ना चाहते हुए बोली। खैरियत, आपने मुझे बुलाया? आयज़ा खुशगवार हैरत में मुब्तला अहिल को देख रही थी। इस दिन बात नहीं हो सकी तो मैंने सोचा तफसीली मुलाकात कर ली जाए। अहिल डिम्पल की नुमाइश करता हुआ बोला। उफ इसका डिम्पल। आयज़ा दिल ही दिल में आह भर कर रह गई। वेल तख़य्युल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी वाइफ को मालूम हो गया फिर? मैं कोई आम सा बंदा नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते हैं, मैं नहीं। आहिल मगरूराना अंदाज में बोला। आयज़ा दिलचस्पी से उसका जायज़ा लेती उसकी जानी पड़ी। बहुत हो, वो मसरूर सी बोली। आइए बैठकर बात करते हैं। आहिल इसे खुद पर झुकता महसूस करके बोला। आयज़ा इस बात में सर हिलाती आहिल के पहलू में बैठ गई। आहिल इधर उधर की बातें करने लगा और आयज़ा खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि वो खुद चलकर उसके पास आया है। आनम, कहाँ जा रही हो? सानिया ने उसे जाते हुए टोका। मॉम, मैं हर जगह जाने से पहले आपको तफसील से आगाह करूँ क्या? आनम झंझलाकर बोली। बेटा, अगर मालूम हो कहाँ जा रही हो तो परेशानी नहीं होती, सानिया नरमी से बोली। रहीम के घर जा रही हूँ। ठीक है, अब वो कहती हुई बाहर निकल गई। सानिया सांस खारिज करती बैठ गई। आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं? आनम रहीम की वालदा से मुखातिब थी। नहीं बेटा, किसी चीज़ की कमी नहीं। अहिल हयात बहुत ख्याल कर रहे हैं हमारा। आनम का दिल पुरसुकून हो गया। बस मुझे आप ही की फ़िक्र थी, आप हमारी फ़िक्र मत करो। ये बताओ, दवाइयाँ ले रही हो ना? जी, ले ही लेती हूँ, आनम उदासी से बोली। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, वो शफ़क़त से आनम के सर पर हाथ फेरती हुई कहने लगी। ज़ोया अकेडमी गई है? वो आसपास निगाह दौड़ाती हुई बोली। हाँ, बस कुछ ही देर कबल गई है। आनम इस बात में सर हिलाने लगी। मैं अभी आती हूँ, वो कहकर खड़ी हो गई। अरे नहीं आंटी, कहाँ खाने के लिए मत लाइएगा कुछ भी, आनम उनका इरादा भाप कर बोली। एक जानिब अपना भी कहती हो, फिर तकल्लुफ़ भी कर रही हो। वो खुफगी से बोली। नहीं, दरअसल इस टाइम कुछ खाती नहीं इसलिए। अच्छा, फिर डिनर आज हमारे साथ करना। जी ठीक है, आनम खुशदिली से मुस्कुराई। मैं रहीम के कमरे में? हाँ हाँ, जाओ बेटा, वो मुस्कुराती हुई बोली। आनम चलती हुई रहीम के कमरे में आ गई। कम अज़ कम यहाँ तुम्हारी खुशबू तो है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आनम उसकी खुशबू अपने अंदर उतारती हुई बोली। हर चीज़ नफासत से सेट थी। शायद रोज़ उसका कमरा साफ़ किया जाता है। कुछ लोग कभी नहीं मरते, वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाते हैं हमारे अंदर।
आहिल की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो नजर दानी और मीशू से टकराई, जो एक दूसरे से गले मिल रही थी। आहिल नागवारी से देखता बाहर निकल आया। हेलो, मीशू आहिल को देखती हुई बोली। हेलो, आहिल सपाट अंदाज में बोलता एक नज़र दानी पर डालकर अंदर चला गया। ठीक है दानी, फिर यूनी में मिलते हैं, मीशू कहती हुई निकल गई। दानी मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। आहिल जीने चढ़ रहा था। इसे क्या हुआ? दानी सोचती हुई उसके पीछे चल दी। आहिल बटन खोलकर कोट उतार रहा था जब दानी कमरे में आई। तुम्हें क्या हुआ? दानी आईब्रो झुकाकर बोलती हुई उसके सामने आ गई। तुम लड़कियों से सिर्फ बात किया करो। आहिल को समझ नहीं आया कैसे समझाए, क्या मतलब? दानी उलझकर उसे देखने लगी। मेरा मतलब कि मीशू या फिर कोई और लड़की हो तो इससे भी दूर रहा करो। दानी फटी फटी आंखों से आहिल को देखने लगी। बस करो, बाहर निकल आएंगी। आहिल इसके आंखों पर हाथ रखता हुआ बोला। तुम बात भी तो ऐसे करते हो। दानी बेयकीनी की कैफियत में बोलने लगी। बस मुझे मायूब लगता है, आहिल शाने उचकाकर बोला। अच्छा जी, नहीं मिलती किसी से खुश? दानी इसकी शर्ट पकड़ती हुई बोली। हाँ खुश, आहिल इसके बाल सेट करता हुआ बोला। एक और बात मानोगी? आहिल इल्तिजाई नज़रों से दानी को देख रहा था। तुम बस बोलो। दानी का अंग अंग आहिल का नाम लेने लगा था। मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस पसंद किए हैं, अब से तुम वही पहना करना। आहिल फासलों को समेटता हुआ बोला। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। दानी ने बिना देखे ही हामी भर ली। थैंक यू। आहिल दानी की जानिब झुका ही था कि फ़ोन रिंग करने लगा। दानी मुस्कुराती हुई पीछे हट गई। तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड का ही होगा, दानी कहती हुई सोफे की जानिब बढ़ गई। बिल्कुल सही, कहता हुआ बाहर निकल गया। दानी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आहिल वापस आकर दानी के साथ बैठता हुआ बोला। हाँ बोलो। दानी बुक बंद करती हुई आहिल को देखने लगी। डॉक्टर कस्सिया की बेटी को मैं डेट कर रहा हूँ। दानी मुंह खोले उसे घूरने लगी। क्यों? और मुझे बता रहे हो? दानी समझ न सकी। डेट इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में इसे कस्सिया के खिलाफ करूँगा। ये जो वीडियो हमारे पास है जो उन्होंने मॉम के साथ किया, वो सब तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आयज़ा का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं चाहकर भी इन जैसा जालिम नहीं बन सकता, लेकिन इस कस्सिया की जान अपनी बेटी में है, और जब अपनी ही बेटी ताउन करेगी फिर तकलीफ़ होगी उसे। दानी इन्हमाक से आहिल को सुन रही थी। और तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम गलत ना समझो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा शौहर किन सरगर्मियों में मशगूल है। आहिल इसके बाएं रुखसार पर अपना हाथ रखता हुआ बोला। दानी अब सरदार से देखने लगी। मैं भी चाहती हूँ कि कस्सिया से बदला लें, और अगर तुम्हें यही मुनासिब लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। न जाने कैसे दानी ने ये सब बोला। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मुझे इजाज़त देना, लेकिन अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो ऐसा कभी ना करता, चाहे बदला ही क्यों ना है तो गलत ही। आहिल उसके बाल सेट करता हुआ बोल रहा था। बस तुम कुछ गलत नहीं करोगे। दानी उसका हाथ पकड़ती बोली। आई प्रॉमिस। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। दानी के चेहरे पर उदासी की रमक थी। वक्त पंख लगाए उड़ रहा था। हाल को माजी में बदलता जा रहा था। किसी के लिए अच्छी यादें तो किसी के लिए बुरी यादें बनता जा रहा था। ऐसा ही होता है, वक्त कभी नहीं रुकता, ना किसी आम इंसान के लिए, ना किसी बादशाह के लिए। शायद हम रुक जाते हैं ज़िंदगी के सफ़र में। ज़िंदगी का ये सफ़र जो कि चलते रहने का नाम है। जब दिल थक जाए तो इंसान रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की सकत नहीं रहती। आनम भी रुक गई थी। एक वाक़ये ने इसकी ख्वाहिशात का दम तोड़ दिया था। वो एक चलती फिरती लाश बन गई थी। सांस लेने को ज़िंदगी तो नहीं कहते, फिर भी वो भी सिर्फ सांस ले रही थी। जितने सांस बाकी थे उन्हें पूरा कर रही थी, लेकिन जिंदा कहीं से भी नहीं थी। 1 महीना गुजर चुका था। इलेक्शन सर पर था। आहिल आयज़ा के साथ था। वो हमेशा यही कोशिश करता कि जितना मुमकिन हो सके उससे दूर रहे, लेकिन आयज़ा की कोशिश उसके कुर्बत हासिल करने की थी। आज आयज़ा इसे घर ले आई थी। डॉक्टर कस्सिया इस बात से अनजान थी। आहिल आयज़ा के कमरे में था। आयज़ा फासले कम कर रही थी। आहिल कोई बहाने सोचने लगा ताकि यहाँ से निकल सके। इसी असना में आयज़ा आगे बढ़ी और आहिल एक कदम पीछे हटा। मेरा ख्याल है अभी इसका वक्त नहीं आया। आहिल बमुश्किल मुस्कुरा सका। आहिल वक्त लाने से आता है। तुम बहुत हिचकिचाते हो, आयज़ा मुंह बनाती हुई कहने लगी। हाँ, क्योंकि सियासी इंसान हूँ, कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता।
मैं कोई स्कैंडल बनने ही नहीं दूंगी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर कत्सिया घर पर है? आहिल को बिला आखिर बहाना मिल ही गया। हाँ, इस वक्त आ जाती है मामा। क्यों? आयजा एब्रो उचकाकर पूछने लगी। मुझे फैक्ट्री के मुतालिक कुछ बात करनी है, तुमसे बाद में मिलता हूँ मैं। आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। आयजा मुंह बनाती बेड पर बैठ गई। आहिल पेशानी मसलता हुआ चल रहा था। फिर आनम को कॉल की और चलता हुआ डॉक्टर कत्सिया के पास आ गया। वो लैपटॉप खोले बैठी थी। आहिल को देखकर खड़ी हो गई। आओ बैठो। सोफे की जानिब इशारा करती खुद भी बैठ गई। ये जो प्रोजेक्ट मिला है, क्या ख्याल है आपका? लेना चाहिए? आहिल सीधा मुद्दे पर आया। मेरा तो मशवरा है लेना चाहिए, लेकिन मुझे वो एतमाद वाले लोग नहीं मालूम होते। आहिल नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। डॉक्टर कत्सिया लब भीजे आहिल को देखने लगी, जो आज कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर कत्सिया ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि इनका फ़ोन रिंग करने लगा। आनम का नाम देखकर पेशानी पर लकीरें उभरी तो आंखों में हैरत सिमट आई। आहिल, टाइम है, मैं ये कॉल ले लूँ? जी आप ले, कोई मसला नहीं। आहिल टेक लगाता हुआ बोला। डॉक्टर कत्सिया इस बात में सर हिलाती बाहर निकल आई। आहिल तो था ही मौके की ताक में। वो आसपास देखता खड़ा हुआ और लैपटॉप के सामने आ गया। आहिल हिडन फाइल्स देखने लगा, लेकिन वो लॉक थी। बाद में देखा जाएगा, आहिल कहकर जेब से फ्लैश निकाल कर लैपटॉप के साथ लगाने लगा। जो भी था वो कॉपी करने लगा। बस डॉक्टर कत्सिया के आने से कबल ये हो जाए, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आहिल फिक्रमंदी से स्क्रीन को देखने लगा, जहाँ 30% लिखा आ रहा था। डॉक्टर कत्सिया, आपने जो खेल खेला था मुझे सब मालूम हो गया है। आनम बोल रही थी और वो परेशान होती जा रही थी। कौन सा खेल? ये पहेलियाँ बुझवाना बंद करो और साफ साफ बात करो। आहिल की मॉम के साथ आपने 10 साल पहले जो किया। डॉक्टर कत्सिया को पैरों तले ज़मीन निकलती हुई महसूस होने लगी। क्या मतलब है आनम? मतलब मैं सब जानती हूँ जो आपने किया। आनम, तुम हद पार कर रही हो। कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती हो? एकदम फट पड़ी। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये आप भी अच्छे से जानती हैं। आनम बोल रही थी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। शायद सिग्नल का मसला था। हेलो आनम। डॉक्टर कत्सिया बोलती हुई फ़ोन देखने लगी। आनम को कैसे मालूम हो सकता है? ये राज तो मेरे और ज़ुबैर के बीच था। वो पेशानी मसलती अंदर आ गई। आहिल सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। क्या कह रहे थे? वो हवास बहाल करती हुई बोली। मेरा ख्याल है उनका प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, हमें कमी नहीं है काम की। आहिल दो टोक अंदाज में बोला। जिस कंपनी की बात हो रही थी वो कंपनी डॉक्टर कत्सिया के रिकमेंड की थी। डॉक्टर कत्सिया खुश्क लबों पर ज़बान फेरती आहिल को देखने लगी। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप उन्हें इनकार कर दीजिए। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। बैठो तो चाय। डॉक्टर कत्सिया बोल रही थी, लेकिन आहिल ने हाथ के इशारे से खामोश कर दिया। मैं घर जाकर पी लूँगा, शुक्रिया। आहिल कहकर बाहर निकल गया। कहीं आहिल को मालूम तो नहीं हो गया? वो दरवाजे की सिम देखती हुई सोचने लगी। आहिल सीधा कमरे में आ गया। दानी को देखकर उसे रंज ने आन घेरा। आ गए तुम? दानी उसे देखकर खड़ी हो गई। हाँ, आहिल बोलता हुआ कदम उठाने लगा। आहिल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दानी शलवार कमीज़ पहनने लगी थी। दानी लॉन की शर्ट के साथ कैपरी पहने हुए थी। क्या हुआ? दानी उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी देखकर बोली। दानी, आई एम सॉरी। आहिल चेहरा झुकाए दानी के हाथ पकड़ता हुआ बोला। सॉरी किस लिए? दानी उलझकर आहिल को देखने लगी। आहिल खामोश रहा। आहिल बताओ, मुझे भी घबराहट हो रही है। दानी के हाथ अभी तक आहिल के हाथ में थे। दानी, आयजा ने, आहिल अल्फाज जोड़ रहा था। क्या? दानी को खतरा लाहक हुआ। आयजा ने मेरे फेस पर किस की? आहिल नादम होकर बोला। दानी के चेहरे पर दुख के साए थे। आहिल को बांटना ही इसके लिए सोहान रूह था। दानी ने आहिल के हाथ से अपने हाथ निकालने चाहे। मुझे क्यों बता रहे हो? दानी बमुश्किल आंसुओं पर बंद बांधती हुई बोलने लगी। दानी, मैं निकलने का सोच रहा था, लेकिन दानी ने अपने हाथ आहिल के हाथ से निकाल लिए। अच्छा कहकर वो दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। दानी की कलाई आहिल के हाथ में थी। आहिल, छोड़ दो। दानी के लिए जब्त करना मुश्किल हो रहा था। दानी, मेरी बात सुनो। आहिल, लेट मी गो। दानी का चेहरा दरवाजे की जानिब था। आहिल ने उसकी कलाई आज़ाद कर दी। दानी एक लम्हे की ताखिर किए बिना कमरे से बाहर निकल गई। आहिल अफसोस से उसे देखने लगा। शिट। आहिल ने अलमारी पर मुक्का मारा, फिर फ़ोन निकाल कर नंबर मिलाने लगा। रफ़ीक, कुछ डेटा कॉपी किया है मैंने। हाँ, मेरे कमरे में आ जाओ। आहिल सोफे पर बैठ चुका था। रफ़ीक ने फाइल्स अनलॉक की और आहिल को दिखाने लगा। आहिल शुज़दा सा स्क्रीन पर चलते मनाजिर देखने लगा। रफ़ीक भी अपनी नशिस्त पर मुंजमिद था। इलेक्शन में ज़्यादा दिन नहीं, ज़ुबैर की इज्जत का जनाजा तो मैं निकालूंगा। आहिल वीडियो बंद करता हुआ बोला। जल्द अज जल्द किसी न्यूज़ का
कास्टर से बात करो और ख्याल रहे मेरा नाम ना आए। जी सर, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर कस्सिया ज़ुबैर का नंबर मिला रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। ये काम ज़ुबैर का होगा, लेकिन आनम को बताने का क्या मकसद? वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। दिमाग की नसें मानो अभी फट जाएगी। दिमाग मफलूज होता जा रहा था। आयज़ा कमरे से निकल रही थी जब आहिल की कॉल आने लगी। हेलो आहिल। आयज़ा फ़ोन कान से लगाए बाहर की जानिब चलने लगा। क्या कर रही हो? मैं बस बाहर जा रही थी। खैरियत? आयज़ा ताज्जुब से बोली। हाँ, तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या? ऐसा करो तुम, मेरे पास इतनी फरागत नहीं कि खुद आओ तुम्हारे पास। आहिल अपनी टोन में वापस आ चुका था। आयज़ा लब भीजे गाड़ी में बैठने लगी। फिर आहिल को खामोश पाकर बोली, मैं तुम्हें व्हाट्सअप करता हूँ, खुद देख लेना। पहले ये बताओ, मुझ पर भरोसा करती हो? आहिल फ़ोन कान से लगाए टहल रहा था। हाँ, खुद से भी ज़्यादा। आयज़ा मुसर्रत से बोली। गुड, फिर तुम्हें लाजमी देखनी चाहिए ये वीडियो। आहिल ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आहिल, हेलो आहिल। आयज़ा ने स्क्रीन को देखा तो कॉल बंद हो चुकी थी। अजीब इंसान है। आयज़ा बड़बड़ाती हुई व्हाट्सएप खोलने लगी। आहिल फ़ोन बंद करके बाहर निकल आया। वो दानी को ढूंढता हुआ चल रहा था। दानी घुटनों पर सर रखे सिसक रही थी। आहिल, तुम कैसे कर सकते हो? दानी का दिल खून के आंसू रो रहा था। कर भी कर था। मैं खुद को फरामोश करके तुम्हारे रंग में रंग गई और तुम मेरे आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं करते। तुम फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? पहले कहा कि सिर्फ इससे अपनी जानिब माइल करना है, डेट करना है, और अब ये सब तुम कैसे कर सकते हो? जैसे हर रात के बाद सुबह का उजाला फैलता है, वैसे ही हर सहर के बाद रात की तारीकी फैल जाती है। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है और हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। मेरा दिल नहीं मानता आहिल। आंसू टूट कर बेमोल हो रहे थे क्योंकि उन्हें समेटने वाला आज मौजूद नहीं था। टेरिस पर होगी। आहिल बोलता हुआ जीने चढ़ने लगा। जैसे ही आहिल ऊपर आया, नज़र दानी से टकराई। आहिल चलता हुआ उसके सामने आ गया। दानी ज़मीन पर बैठी थी। पागल लड़की। आहिल उसका सर ऊपर करता हुआ बोला। दानी ने उसके हाथ हटा दिए और चेहरा मोड़ लिया। न जाने क्यों, और वो आहिल के सामने रोना नहीं चाहती थी। ये क्या हाल बना लिया है? आहिल आल्टी पाल्टी मारकर ज़मीन पर बैठ गया। तुम क्यों आए हो यहाँ? दानी रुख फेरे हुए बोली। नाराज़ हो मुझसे? आहिल उसका बायां हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जो दिल में आता है करते हो। दानी ने अपना हाथ छुड़वाने की सही की, लेकिन आहिल की गिरफ्त से आज़ाद करवाना मुमकिन नहीं था। मेरी जंगली बिल्ली। आहिल, हयात सिर्फ तुम्हारा है। आहिल इसके कान में सरगोशी करने लगा। नहीं चाहिए मुझे। दानी की आवाज़ भराई। ऐना को दे दूँ फिर? आहिल हल्के फुल्के अंदाज में बोला। जिसे मर्जी दो, बस मुझसे बात मत करो। तुम जानती हो मुझे मनाना नहीं आता। आहिल बेचारगी से बोला। दानी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे बात किए बगैर जाहिल हयात कैसे जी सकता है? आहिल लब दबाए मुस्कुरा कर बोला। दानी के लब धीरे से मुस्कुराए। दानी, मैंने खुद कुछ नहीं किया, कभी इसे हाथ भी नहीं लगाया, और मैं उससे भी ना करने देता। लेकिन आहिल ने दानी को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। आहिल, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। दानी कमज़ोर पड़ रही थी। आई नो, और अब मज़ीद करना भी नहीं पड़ेगा। ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया है मैंने। आहिल दोनों हाथों से दानी का चेहरा थामे अपनी जानिब करता हुआ बोला। दानी का चेहरा तर था। आहिल नफ़ी में सर हिलाने लगा। तुम्हें जो तकलीफ़ हुई उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आहिल अंगूठे की पोरों से दानी के आंसू साफ करता हुआ बोल रहा था। आहिल, कोई भी सॉरी इस तकलीफ़ को ख़त्म करना तो दरकिनार कम भी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ दानी। आहिल दुख से बोला। अब अपने जाहिल हयात को माफ़ कर दो। आहिल इजाज़त तलब नज़रों से दानी को देख रहा था। आहिल की कुर्बत में दानी खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। वो हार रही थी। शायद इसके इश्क का नशा ही ऐसा था कि दानी बेबस हो जाती। दानी नज़रें उठाकर आहिल की सियाह आंखों में झांकने लगी। तुम आइंदा आयज़ा के आसपास भी दिखाई नहीं दोगे? प्रॉमिस? आहिल पलक झपकने से पहले बोला। दानी इस बात में सर हिलाने लगी। आहिल कुछ भी कर सकता है, लेकिन दानी को धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। आहिल पीछे होता हुआ बोला। दिल तुम्हारे सामने हार जाता है आहिल। दानी चेहरा झुकाकर बोली। क्योंकि दिल बिल्कुल दुरुस्त कहता है। अब आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आहिल इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। दानी दाएं हाथ से रुखसार रगड़ती आहिल के साथ चलने लगी। मैंने आयज़ा को ये वाली वीडियो भेज दी है जो हमें ज़ुबैर के लैपटॉप से मिली थी, और रात तक ज़ुबैर की वीडियो मीडिया तक पहुंच जाएगी जो मुझे कदसिया के लैपटॉप से मिली है। आहिल लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ बोला। लेकिन आहिल, तुम सज़ा कैसे दिलवाओगे इन दोनों को?
डैड को शायद इस बार सज़ा मिल जाए, लेकिन डॉक्टर कत्सिया को कैसे? दानी उलझकर उसे देखने लगी। आहिल, दानी और रफ़ीक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। इस मुतालिक मैं भी सोच रहा था, लेकिन कोई अच्छा आइडिया नहीं मिला। आहिल मायूसी से बोला, सर, अगर हम इन्हें स्मगलिंग के काम में रंगे हाथों पकड़ ले तो डॉक्टर कत्सिया को भी सज़ा मिलेगी, और सिर्फ सज़ा ही नहीं, रुसवाई भी होगी। रफ़ीक का काफ़ी सोच विचार के बाद बोला, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि इन पर हाथ कैसे डाला जाए। वो बिल में छुप कर बैठे हैं। आहिल कोफ्त से बोला, मेरे पास एक आइडिया है। दानी के दिमाग में झमाका सा हुआ। कैसा आइडिया? आहिल चेयर दानी की जानिब घुमाता हुआ पूछने लगा। फ़र्ज़ करो अगर मुझे वो लोग पकड़ ले। शट अप दानी, आहिल घुर्राया। मैंने कहा है फ़र्ज़ करो, मेरी तो सुन लो पूरी बात। दानी खुफगी से बोली, ऐसा कोई फजूल काम जब करना ही नहीं, फिर फ़र्ज़ भी क्यों करें? आहिल की गर्दन की रगें तन गई, आंखें ज़ब्त के बाद सुर्ख हो रही थी। रफ़ीक, ज़रा अपने बॉस को ठंडा करो। दानी दांत पीसती बोली, सर, सुनने में कोई कबाहत नहीं। रफ़ीक काफ़ी हद तक इसकी बात समझ चुका था। रफ़ीक, तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? आहिल को इसकी अक्ल पर शुबा हुआ। आहिल, अगर तुमने अपनी ही मर्जी करनी है, फिर मुझे क्यों शामिल किया है? दानी टेबल पर हाथ मारती बोली। आहिल लब भीजे दूसरी जानिब देखने लगा। बोलो। आहिल ना चाहते हुए भी खामोश हो गया। अब इसके आगे दानी क्या आइडिया देने वाली है, और डॉक्टर कत्सिया और ज़ुबैर का पर्दा कैसे फाश होगा सबके सामने, उन्हें सज़ा कैसे मिलेगी, इनका बदला कैसे पूरा होगा, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।